बच्चों लोग अभी तक हम लोग पॉलीमर का जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ जो और क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लोग लास्ट में कवर कर दे रहे हैं। ठीक, तो ध्यान देना। तो पहला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसको ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस लेके किया गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, सोर्स के बेसिस पे, यानी जो क्लासिफिकेशन पॉलीमर है उसका बेसिस क्या था? सोर्स था, और क्या था? स्ट्रक्चर था, और क्या था? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था इसको, और क्या गया था? मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का है। उसके अलावा क्या है? तो ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक, इस अगर इन सारे बेसिस में अगर बोला जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस क्या है, तो मैं बोलूंगा ये फोर्थ वाला बेसिस, यानी ये जो बेसिस है तो मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब इसको वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। चलो, तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पहला जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस ऑन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, तो सोर्स के बेसिस पे ध्यान देना तो सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर को तीन कैटेगरी बांटा गया है। कुछ नेचुरल पॉलीमर होता है जिसको नेचर में डाट के आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सोर्स के बेसिस पे देखोगे तो क्या है? नेचुरल है, नेचुरल पॉलीमर हुआ। कुछ होता है सिंथेटिक जिसको हम बनाते हैं, और कुछ होता है सेमी सिंथेटिक जिसमें नेचुरल भी रहेगा और सिंथेटिक भी रहेगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा। तो समझ जाना, तो नेचुरल में क्या हो जाएगा? स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, रेजिन, रबर, ये सब नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सिंथेटिक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नायलॉन 6, नायलॉन 66। ठीक है, बूना एस, बूना एन, बूना एस, बूना एन, ये सब क्या हो जाएगा? आपको सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेमी सिंथेटिक के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होगा? तो सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ये सब हो जाएगा सेमी सिंथेटिक। ठीक है, सेलुलोज स्टेट को हम रेयन बोलते हैं, रेयन। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये था आपका पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना, तो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसको बांटा गया है तीन पार्ट में: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड क्रॉसलिंक पॉलीमर। लीनियर, ब्रांचिंग, क्रॉसलिंक। अब ध्यान देना, लीनियर, ब्रांचिंग, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से आप। तो अगर बोल रहे हैं कि पॉलीमर लीनियर है, अगर बोल रहे हैं पॉलीमर लीनियर है, इसका मतलब होता है कि पॉलीमर में सिंगल चेन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही चेन बहुत सारा चल सकता है। तो लीनियर पॉलीमर क्या होता है? आपस में क्या होता है? क्लोजली कॉम्पैक्ट, पैकिंग कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर हम ब्रांच का बात करते हैं तो ब्रांच वाले में क्या होता है कि एक सिंगल चेन में क्या होता है, कहीं की ब्रांच होगा। ठीक है, ब्रांच हो सकता है। अब ब्रांच होगा तो क्या होगा? दूसरा चेन को ये पास आने देगा नहीं। तो ब्रांचिंग क्या करता है? दूसरे जो चेन के बीच के जो क्लोजनेस है उसको आने देगा नहीं, क्लोज। ठीक है, अब क्लोज नहीं आने देगा तो क्या होगा? इसका पैकिंग पुअर होता है। तो अगर लीनियर और इसमें अगर कंपेयर करें हम ब्रांच में, तो इसका डेंसिटी हाई होगा। डेंसिटी में कंपेयर करोगे तो इसका डेंसिटी क्या होता है? हाइयर होता है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू ब्रांच वाले का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है कि अगर आपके पास इथिन है, इथिन को पॉलीमराइज करोगे, इथिन को पॉलीमराइज करोगे तो अगर पॉलीमराइजेशन में अगर यूज करोगे सनलाइट, सनलाइट यूज करोगे तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका ब्रांच पॉलीमर बनता है, यानी ब्रांच पॉलीथीन बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग एलडीपी। एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। अगर सेम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को करते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है TiCl4 N L C2H5 होल थ्राइस।
इस कैटलिस्ट को बोलते हैं लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इस कॉम्बिनेशन को बोला गया, कैटलिस्ट बोला गया है। इसका नाम क्या होता है लिख दे रहे हैं आपके लिए हम, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो इसके ऊपर पॉलिमराइजेशन करते हैं तो आपका बनता है हाई, ये बनता है ऊपर वाला यानी हाई डेंसिटी पॉलिथीन, एचडीपी बनता है। एचडीपी का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन। ठीक है, तो आपको लीनियर और ब्रांच मतलब का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ समझाया हुआ है। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमर कुछ हो सकता है जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, उसकी डेंसिटी क्या हाई होगा। ठीक है, कुछ ब्रांच पॉलीमर होगा, एग्जाम्पल क्या होगा लो डेंसिटी पॉलिथीन। और कुछ था क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का मतलब होता है जहाँ पे जो चेन है, जहाँ पे जो पॉलीमर का जो चेन है वो आपस में क्रॉस लिंक हो जाए, आपस में क्रॉस लिंक हो जाए। तो ध्यान देना, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि जो आपका एक सिंगल चेन चल रहा है और बाकी जो चेन है आपस में लिंक होता चला जाए, यानी हर चेन में बॉन्ड बनता चला जाए, हर चेन में आपका बॉन्ड बनते चला जाए। ठीक है, तो क्रॉस लिंक बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो सब कम से कम आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 होना चाहिए, मोर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मोनोमर जो होना चाहिए ट्राई फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई फंक्शनल से काम होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मतलब इसका तरीका समझो। अगर बोल रहे हैं कि क्रॉस लिंक पॉलीमर बन रहा है मेरा, इसका मतलब क्या है कि एक चेन से दूसरे चेन में बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। एक चेन क्लोजली पैक भी होगा और बॉन्ड बना हो तो क्या होगा, इसको तोड़ना डिफिकल्ट होता बहुत, ये टूटता भी नहीं है, टूटता ही नहीं। इसका बॉन्ड क्या एक किसका होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो एग्जाम्पल दिया हुआ आपका क्या होता है चलो, बेकेलाइट, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सभी सैंपल एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ध्यान देना इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे मान लें कि स्विच बोर्ड तुम लोग यूज करते हो घर में, स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड बना होता है बैकलाइट से, आपका जितना भी स्विच है बना होता है बैकलाइट से। तो अब ध्यान देना, क्योंकि आपका उसमें बिजली पास होता है तो काफी हाई टेम्परेचर अचीव कर जाता है, मतलब बिजली शॉर्ट सर्किट करता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, तो क्या होता है आप गौर करना, जब कभी भी आपका वहां से अगर स्विच शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा आपके घर में, तो आपका जो स्विच बोर्ड जलना स्टार्ट करता है, कहीं पिघलता नहीं है। आप चेक करना कि आपका स्विच जल जाएगा, स्विच जल जाएगा बट पिघलेगा नहीं। तो बैकलाइट से बना हुआ है, तो लॉजिक समझोगे। तो बैकलाइट का मोनोमर क्या क्या है जी, तो आपको पता है कि बैकलाइट का मोनोमर होता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, इससे बना होता है। तो इसमें कार्बन है, तो अगर बैकलाइट का जो चेन होगा ना आपस में क्रॉस लिंक होता है। ये कैसे होता है हम आगे समझाएंगे। तो क्रॉस लिंक होगा तो कहीं ना कहीं सब में कार्बन तो है ना, तो इसको जब हाई टेम्परेचर मिलेगा तो मेल्ट कभी नहीं करेगा, बैकलाइट मेल्ट नहीं करता है। ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो कार्बन इसका है वो कार्बन जलना चालू कर जाएगा, यानी आपका स्विच बोर्ड जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। ठीक है, बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होता है लोग का। ठीक है, यानी पिघलने से पहले जल जाएगा। आप हाई टेम्परेचर करते जाओगे और एयर में आपका ऑक्सीडिटी, चूंकि एयर में ऑक्सीजन है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, जो कार्बन कंपोनेंट है वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा, पिघले तो पिघलने से पहले बर्न कर जाएगा ये चीज। ठीक है, बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होता है, ये ध्यान देना आप। तो ये रहेगा बैकलाइट या मेलामाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड बेसिस, तो क्लासिफिकेशन था हम लोग पढ़ लिए। यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। अगला ध्यान देना, अगला क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन बोला गया था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे क्या है, तो एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर कब बोलते हैं, जब मोनोमर के पास अनसैचुरेशन होता है उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। क्योंकि जब ऐड होता है तो कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है, बस ये ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, अब एडिशन पॉलीमर के में भी अगर मोनोमर एक होगा तो होमोपॉलीमर और 2 होगा तो क्या होगा, कोपॉलीमर बोलते हैं हम लोग। सिमिलरली क्या होता है, कुछ पॉलीमर को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन कब बोलेंगे, जब आपके पास मोनोमर के पास क्या होगा, मोनोमर के पास होगा फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो उसको रखा गया है कंडेंसेशन पॉलीमर, उसको रखा गया है
कंडेंसेशन पॉलीमर में, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर में होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O अमोनिया ऐसे बाहर निकलता है। तो जब कंडेंस करेगा तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, सब क्या होता है, एलिमिनेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो डाक्रोन, नायलॉन 6 नायलॉन 6 ये सब क्या हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आपको एडिशन कंडेंसेशन क्लियर हो चुका है। अब एडिशन कंडेंसेशन के बेसिस पे ही एक और क्लासिफिकेशन किया गया था, ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ध्यान देना, तो ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन बेसिस पे चलो यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन आपके पास है। तो ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन में अगर बोला गया, अगर आपका मोनोमर के पास अनसैचुरेशन होता है तो उससे जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद बोला गया कि अगर अगर आपके मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी जो कंडेंस कर सकता है, तो उससे जो पॉलीमर बनेगा उसको बोला गया स्टेप ग्रोथ बोला गया। क्या बोला गया, स्टेप ग्रोथ बोला गया है। तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हम लोग। लास्ट बचा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको लास्ट के लिए छोड़े हुए थे। लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है कि वैन डर वाल्स फोर्स होता है, एक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वैन डर वाल्स फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है आपका बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आपके पॉलीमर में कौन सा फोर्स ऑपरेट कर रहा है उसके बेसिस को क्लासिफाई किया गया है। तो को पता है इस क्लासिफिकेशन में ध्यान देना, इसमें आपके पॉलीमर को कैटेगराइज किया गया किसमें, तो 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला क्लास कैटेगरी है इलास्टोमर्स। क्या है, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स इलास्टोमर्स में क्या होता है ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑपरेट करता है। मतलब इंटरमोलर फोर्सेस का बात कर रहे हैं तो इलास्टोमर में सबसे वीकेस्ट फोर्स काम करता है, ठीक है। सबसे, तो इससे का मतलब क्या होगा, इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, सॉलिड होगा बट इसको स्ट्रेच कर सकते हो। स्ट्रेच का मतलब इलास्टिक की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन, ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो इलास्टोमर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स इंटरमोलर फोर्स ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये ध्यान देना आपको है। अगला पॉइंट है, एक होता है फाइबर्स। तो फाइबर्स जो होता है, फाइबर्स में आपका जो इंटरमोलर फोर्सेस है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग मतलब इसमें या तो होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल, या होगा एच बॉन्डिंग, या होगा एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो डायपोल डायपोल है तो एच बॉन्डिंग होगा। तो डायपोल डायपोल किस में होगा जी, तो जब पॉलिस्टर्स होगा, पॉलिस्टर्स पढ़े होगा, टेरेलिन एग्जाम्पल। तो पॉलिस्टर्स में क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि पॉलिस्टर में ईस्टर लिंक होता है। पॉलिस्टर में ईस्टर लिंक होगा मतलब ये वाला लिंक होगा। तो ए लिंक कैसा, पोलर लिंक है। तो दूसरे चेन का, तो इसका ओ, दूसरे चेन का जो ओ है, यहाँ पे डेल, इसका डेल नेगेटिव सेंटर और यहाँ पे डेल पॉजिटिव सेंटर है, तो आपस में इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा चेन के बीच में, यानी चेन जो लंबा चेन होगा उसमें क्या होगा, इंटरेक्शन फोर्स होगा, और फोर्स का टाइप क्या होगा, डायपोल डायपोल। तो आप जितना ही पॉलिस्टर्स है, जितना भी ईस्टर लिंक का जो भी पॉलीमर बनेगा उसको फाइबर्स में डाल सकते हो। इसके अलावा जो पॉलीमाइड्स होता है, जैसे नायलॉन है, तो नायलॉन में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है। तो अमाइड लिंकेज होगा, तो आपको एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे NH है और ये चेन चला जा रहा है, नीचे वाले में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, यानी ना पॉलीमाइड्स में क्या होता है कि दो चेन के बीच में एच बॉन्डिंग का फोर्स काम कर सकता है। तो जितना ही पॉलीमाइड्स होगा उसको आप फाइबर्स में डाल सकते हो। तो पॉलीमाइड्स हो गया एच बॉन्डिंग, और आपका जितना ही पॉलिस्टर होगा उसमें क्या होगा, डायपोल डायपोल, ठीक है। अब बोलेंगे दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स क्या है, तो आपको पता है कि एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एच बॉन्डिंग का फोर्स क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। एच बॉन्डिंग का फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। अब इन सबको कैटेगराइज किया कि इसमें इसको बोला गया फाइबर्स में, बोला गया इनको बोला गया फाइबर्स में।
तो फाइबर्स में क्या होता है, जो इंटरेक्शन फोर्स हो गया तो डाइपोल डाइपोल हो गया तो क्या होगा, एच बॉन्डिंग होगा। ठीक, इसका इस कारण इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाता है। ठीक है, क्लोज पैकिंग होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, एग्जांपल हो गया पॉलीमाइड एंड पॉलिस्टर्स। अगला पॉइंट है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्ड क्लासिफिकेशन रखा गया है थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक का जो जो इंटरेक्शन फोर्स है ना, ध्यान देना, तो थर्मोप्लास्टिक का इंटरेक्शन फोर्स है उसको बोला गया कि थर्मोप्लास्टिक लीनियर ब्रांच हो सकता है, इसको हीट करने से पिघल जाता है। इसको हीट करो तो क्या पिघलेगा, ठीक है, और कूल करने से हार्ड हो जाएगा। तो हीटिंग करने से, डेल्टा मतलब हीटिंग, सॉफ्ट हो जाता है, और कूल करने से फिर से क्या हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और बोला क्या गया इसका आई एफ मतलब इंटरनेशनल फोर्स, ये बिटवीन होता है, बिटवीन ए एंड बी, मतलब आपका फाइबर्स और जो ऊपर था ना इलास्टोमर्स, तो इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसके बीच में रहता है, यानी इलास्टोमर से हाई होगा, यानी इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इलास्टोमर से हाई होता है और फाइबर से कम होगा, यानी इसके बीच में रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरिन, पी मतलब पॉलीथीन, पीएच मतलब पॉलीस्टाइरिन, और पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, ये हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन थर्मोप्लास्टिक। लास्ट क्लासिफिकेशन होता है थर्मोसेटिंग का। थर्मोसेटिंग क्लासिफिकेशन जो है वो ध्यान देना, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर किसको बोलते हैं, जिसमें क्रॉस लिंक क्रिएट हो जाता है, मतलब आपका जो ब्रांच आपस में जुड़ गया बॉन्ड बॉन्ड के थ्रू, इसको बोलता हूँ थर्मोप्लास्टिक, सॉरी थर्मोसेटिंग बोलते हैं इसको। यानी एक बार ये जुड़ गया तो इसको रिमोल्ड करना पॉसिबल नहीं है, इसको मेल्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो कि एक बार बन गया तो इसको दोबारा तुम हीट करके मेल्ट नहीं कर पाओगे, यानी इसको दोबारा रिमोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो इसका, बैकेलाइट एंड यूएफआर। यूएफआर का मतलब क्या होगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है एमएफआर। एमएफआर का मतलब क्या होगा, मेलामाइड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो बैकेलाइट, यूएफआर, एमएफआर इसका एग्जाम्पल हो सकता है किसका, थर्मोसेटिंग का। एक बार बन गया पॉलीमर तो दोबारा वो पिघलेगा नहीं, उसको दोबारा रिमोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। थर्मोप्लास्टिक को आप दोबारा रिमोल्ड कर सकते हो, मतलब उसको मेल्ट करके दोबारा फिर से उसको बना सकते हो, बट थर्मोसेट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो चलो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है, क्लासिफिकेशन सारा समझ में आ गया है। अब चलते हैं एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको जानना होगा देख लेते हैं एक बार। तो क्लासिफिकेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमको जानना था बस इसमें है। उसके अलावा सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर, तो लो डेंसिटी पॉलिथीन जो था, तो पॉलिथीन का दो पार्ट था, एक था लो डेंसिटी पॉलिथीन, हम बता चुके हैं आपको कि बनता कब है, जब इथिलीन को डालते हो सनलाइट में तो बन जाएगा। ठीक है, इस ये बनता कैसे, तो इसमें क्या होता है, इसको सनलाइट में के फॉर्म में हम करते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन, तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन में जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिगलरनाइटर कैटलिस्ट, मैं बोल चुका आपको। ठीक है, बाकी कुछ पॉलीमर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। टेफ्लॉन बता चुके हम ऑलरेडी, उसका मोनोमर क्या होता है वो पता है। ठीक है, पी पैन पॉलीएक्रिलेट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिस पॉलीमर इज होमो पॉलीमर या कोपॉलीमर। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि ये इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसका मोनोमर कैसा होगा, सिंगल मोनोमर से बना हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बॉन्ड तोड़ो तो डॉट, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो डॉट, तो डॉट जोड़ दो तो ये होगा आपका स्टायरिन, पॉलीमर पॉलीस्टायरिन है। सिंगल मोनोमर तो क्या होगा, ये होमो पॉलीमर होगा। ठीक, अगला देखो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल दिया हुआ है, स्टेपुलस बोला हुआ है यहाँ पे, तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं इसको। हम लोग एग्जांपल यहाँ क्या दिया हुआ है, टैक्रोन कैटरलिन का कवर कर चुके हैं हम लोग। पॉलीमाइड्स में हम लोग कवर कर चुके हैं, क्या कवर कर चुके हैं, तो नायलॉन 6 ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपको ये बता चुके थे कि नायलॉन 6 बनता है कैप्रोलैक्टम से। उसका फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, फर्स्ट स्टेप में होता है हाइड्रोलाइसिस, तो लिखा हुआ फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। उसके बाद ये पॉलीमर बनता है, तो पहले स्टेप में बनता है हाइड्रोलाइसिस बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा। पहले स्टेप में बॉन्ड टूटेगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा, उसके बाद पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है,
नहीं जाना ना, पॉलिस्टर्स, ठीक है। तो पॉलिस्टर मतलब डेक्रोन हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है। अगला बैकलाइट है, तो बैकलाइट यहाँ समझाया हुआ, बैकलाइट है MFR ऐसे समझाया हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार बैकलाइट कैसे बनता है, ठीक है ना। बैकलाइट से पहले चलते हैं एक बार आपका इथिन वाले केस में। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे इस बार तो चैप्टर बोर्ड में है नहीं, कभी कभी बोर्ड में इसके पॉलिमराइजेशन प्रोसेस को डिस्कस में बोलता है। तो इथिन का पॉलिमराइजेशन प्रोसेस में हम रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो एनसीईआरटी में दिया उसको समझाते हैं आपको। इथिन का जो पॉलिमराइजेशन है यूजिंग रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक। तो ध्यान देना, जब हम इथिन के पॉलिमराइजेशन की बात करते हैं ना, तो आपके सामने पॉलीमर बनेगा तो मोनोमर बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ बहुत सारा इथिन आपके सामने रखा हुआ है, तो यहाँ बहुत सारा इथिन मॉलिक्यूल रखा हुआ है। अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होने के स्टार्ट होने के लिए इसका बॉन्ड टूटना बहुत जरूरी है। बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं, तो ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में आपका हम एक लेते हैं इनिशिएटर, एक लेंगे हम लोग इनिशिएटर, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका ध्यान देना हमको एक इनिशिएटर चाहिए, ठीक है। तो हमको इसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको एक रेडिकल इनिशिएटर चाहिए, इनिशिएटर बोलते हैं उसको हम लोग, जो प्रोसेस को स्टार्ट कर दे, ठीक। तो ध्यान देना इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड को हम लेते हैं इनिशिएटर की तरह, यानी कोई भी एक पेरोक्साइड कर लेंगे। तो हमको एक इनिशिएटर चाहिए। तो इनिशिएटर जो होता है उसमें बेसिकली उसका बॉन्ड वीक होना चाहिए। तो उसमें बेसिकली हमको पता है जो पेरोक्साइड होता है उसका बॉन्ड वीक होता है, तो पेरोक्साइड को हम इनिशिएटर ले सकते हैं। तो आपके जो सिलेबस में लिया गया है उसमें रखा गया है जो बेंजोल पेरोक्साइड है, बेंजोल पेरोक्साइड, इसको लिया गया है इनिशिएटर की तरह, ठीक है। होता है कि इसमें सनलाइट डालेंगे तो सनलाइट से क्या होता है, डबल बॉन्ड से टूटने से पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड बहुत वीक होता है ना पेरोक्साइड बॉन्ड, तो क्या होता है अब इसको आसान लिखने के लिए हम ऐसा लिख देंगे, इसको आसान लिखने के लिए हम इसको ROOR लिख देते हैं ताकि आसान लगे। अब सनलाइट से क्या बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, आपका RO डॉट बनेगा, क्या बनेगा, RO डॉट बन जाएगा, ठीक है। और आपका रेडिकल बन चुका है, आपका रेडिकल बन चुका है। अब ध्यान रहा होता क्या है, ध्यान रहा, तो यही चीज यहाँ समझाया आपके एनसीईआरटी में भी, कि जैसे ही आप क्या करोगे, सनलाइट डालोगे तो आपका इनिशिएटर का बॉन्ड टूटेगा। क्यों, क्योंकि बहुत कमजोर होता है, तो बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ वही से बॉन्ड टूटा। अब जो यहाँ पे है मॉलिक्यूल में CO2 बाहर निकल जाएगा, तो डॉट है, डॉट आ जाएगा पीएच पे, यानी फिर रेडिकल जनरेट हो गया। अब जो रेडिकल जनरेट हो गया है तो वही यहाँ ध्यान समझना, जो आपका रेडिकल बन चुका है वो रेडिकल इस यहाँ पे देख ले, ये रेडिकल यहाँ पहुंच गया, कहाँ पे, यहाँ आ गया। तो रेडिकल इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो आपका जो पाई बॉन्ड, ये रेडिकल जब आएगा तो ये पाई टूटेगा, क्या होगा, पाई टूटेगा। तो पाई तोड़ दिए, पाई टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ डॉट डॉट बन गया, यहाँ पे डॉट डॉट बन गया। तो ये रेडिकल यहाँ जोड़ दे, और यहाँ का डॉट इस पे अटैक करेगा तो यह इसका पाई टूटेगा, और यहाँ डॉट डॉट जो बनेगा जोड़ सकता है। फिर ये जब रेडिकल इस पे अटैक करेगा तो इसका पाई ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसे करते करते तुम्हारे रेडिकल आगे, जो रेडिकल प्रोसेस है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में चेन आपका इनिशिएशन हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, पॉलीमर खुद को, क्या हो रहा है, पॉलीमर का लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोपगेशन स्टेप, यानी पॉलीमर का जो चेन बढ़ना होता है उसके लिए टर्म यूज किया गया है, चेन प्रोपगेशन स्टेप बोला गया है, ठीक है। तो पॉलीमर बढ़ते जा रहा है, चेन रुकेगा कब, तो चेन रुकने का स्टेप का तरीका बता रहे हैं। तो चेन टर्मिनेशन है, चेन कब स्टॉप होगा टर्मिनेट करना, तो दो दो चेन आपस में अगर लिंक हो जाए, दो चेन जो चल रहा है आपस में लिंक हो जाए तो चेन रुक सकता है। और क्या तरीका हो सकता है,
ये तो पहला तरीका होगा, 2 चेन आपस में रुक गया, जुड़ बन सकता है। सेकंड तरीका क्या हो सकता है? आपका आंसर में शायद यही तरीका समझाया हुआ आपको कि 2 चेन जो ग्रोइंग चेन है, दोनों का रेडिकल इन में कहीं का रेडिकल होगा, वो रेडिकल बीच में हो जाए, ठीक है? तो ये तो तरीका हो गया। एक और तरीका आपको बता रहे हैं हम, जो कि आंसर दिया नहीं हुआ है। इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जो चेन इनिशिएटर है रेडिकल, जिससे आपका प्रोसेस इनिशिएट हुआ था, वो अगर सिस्टम में बचा हुआ होगा, जैसे मान लें यहाँ पे पीएच था, तो पीएच का 2 रेडिकल बना था ना, तो उसमें से एक रेडिकल आपके इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था। अगला रेडिकल जो है उससे अगर जुड़ जाए तो क्या होगा? चेन रुक जाएगा। तो ये भी कहीं न कहीं आपके प्रोसेस को रोकने में काम कर सकता है, इस तरीके से भी आपका चेन स्टॉप हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है? एक और तरीका क्या हो सकता है, ध्यान देना कि आपका जो रेडिकल है, जो बना हुआ है, वो क्या करेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है या ये जो रेडिकल के बगल का जो हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल ले बाहर, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल ले। तो बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या बना, रेडिकल बना देगा। तो यहाँ पे रेडिकल बना देगा, तो ये 2 रेडिकल बन गया, ये दोनों आप और यहाँ पे यहाँ का जो H है, उस H को लेके निकल गया ये बाहर, ये बाहर निकल गया। अब रेडिकल जो बन गया है, वो आपस में क्या होगा, आपस में कंबाइन कर लेगा। तो इसका चेन का एंड पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, चेन का एंड पे डबल बॉन्ड बन के ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो इतने तरीके से हम चेन को स्टॉप कर सकते हैं, इतने तरीके से हम चेन को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका पॉलीमराइज़ेशन का सारा स्टेप्स, किसके लिए? पॉलीथीन के लिए। तो पॉलीथीन का स्टेप्स को 3 पार्ट में बाँटे हैं। एक तो हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप, फिर प्रोपगेशन स्टेप यानी प्रोपेगेट कैसे करेगा, और लास्ट में टर्मिनेट कैसे करता है, ठीक है? अब ध्यान देना, ये था, ये आप जो हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं? तो ये पढ़े हम लोग फ्री रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्री रेडिकल्स ही होगा। कभी-कभी होता है कि आपका अनायन और कैटायन भी पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। आपका जो अनायन है और जो कैटायन है, वो ही पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस को स्टार्ट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें आप लोग। अगर मान लेते हैं पास ऐसा कुछ कम है, और यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप अटैच है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इस सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि तुम कोई कैटायन अटैक करवाएगा, यानी कोई B+ अटैक करवा रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव अटैक करेगा तो पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ पे यानी ये क्लाउड जो है, ये क्लाउड ब्रेक करके नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो क्लाउड ब्रेक करके नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो कहेंगे कि बी और ए जुड़ जाएगा, बी और CH2 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो जोड़ देना। और अगर चार्ज खत्म हो गया, इनका चार्ज खत्म हो गया, ठीक। अभी कैटायन बना है तो कैटायन दूसरे पे अटैक कर लेगा, आपके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा। तो इसको, चूंकि इसमें इस प्रोसेस को स्टार्ट कौन कर रहा है, कैटायन कर रहा है, तो ये यहाँ ये बॉन्ड यहाँ तोड़ देती है, यहाँ जुड़ेगा ये, ठीक है? तो ऐसे ही जुड़ते चला जाएगा। तो स्टार्ट करने वाला, देखो, अगर पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला अगर रेडिकल होता है, अगर रेडिकल से स्टार्ट होगा, तो इसको बोलते हैं रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन। क्या बोलते हैं? रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन। और पॉलीमर को स्टार्ट करेगा कैटायन, तो इसको बोलते हैं कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन, कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन। और स्टार्ट अगर करता है अनायन, तो अनायन को बोलते हैं अनायनिक पॉलीमराइज़ेशन। अब एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझो यहाँ पे, अगर रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन से अगर स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट रेडिकल से होगा, एंड किससे होगा, एंड कैसे होगा, मतलब आपका जो पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होगा, तो रेडिकल वाला रेडिकल से टर्मिनेट होता है, रेडिकल के थ्रू टर्मिनेट करेगा। जो कैटायन, जो कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन है, चूंकि उसमें कैटायन बना हुआ है, तो फिर उस कैटायन को बंद करने के लिए, कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव या अनायन उसको स्टॉप करेगा। और जो अनायनिक पॉलीमराइज़ेशन है, उसको स्टॉप करने के लिए हमको चाहिए कैटायन चाहिए, ठीक है? यानी इस प्रोसेस को रोकना है तो हमको क्या चाहिए होगा, यानी कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन को हमको रोकना है तो हमको चाहिए होगा एक अनायन चाहिए होगा। तो आपके पास जो अनायन है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर में ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, O2 का लोन पेयर भी आयन की तरह काम कर सकता है, ठीक है? या आपके आपके सिस्टम में वाटर होता है, तो वाटर वेपर बहुत जगह होता है, वाटर वेपर क्या करेगा, उसका O अटैक कर लेगा, अपना H को रिलीज़ कर देगा, ठीक है?
इवन आपका जो बहुत आपका स्किन है या आप कहीं भी काम करो तो बहुत सारी चीज बना होता है सेलुलोज से। सेलुलोज का में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आपके पास अनायन के फॉर्म में क्या होता है, ओ एटम बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है। तो अनायन आपके पास इजीली अवेलेबल होता है, तो ये प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है। अनायन क्या होता है, आपका अनायन इजीली अवेलेबल होगा इन फॉर्म ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन। आपके कार्बोहाइड्रेट में, आपके सेलुलोज में, वाटर वेपर में, ऑक्सीजन में। तो जो ए है, ये क्या करेगा, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है उसको एंड करने में हेल्प करता है आप। या फिर आप मान लेते हैं बी प्लस किसी का लिए हो, तो बी प्लस के साथ मान लेते हैं कोई डी होगा, यानी मान लेते बी और डी को आप ऐड किए थे, तो बी प्लस है तो साथ में डी माइनस भी होगा। तो डी माइनस होगा, वो डी माइनस इसको यानी नेगेटिव जो इसका काउंटर पार्ट है वही जाके इसको स्टॉप करेगा। तो ऐसे हो सकता है, मतलब स्टॉप होने के लिए तरीका है, तो काउंटर पार्ट स्टॉप करेगा, और काउंटर पार्ट स्टॉप नहीं करेगा तो कैश क्या कौन सा स्टॉप करेगा, तो आपका जो जो ओ आइटम है सिस्टम मौजूद है आपके साथ, वो स्टॉप करेगा प्रोसेस को। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अनानी पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। तो ध्यान देना, जो अनानी पॉलीमराइजेशन है उसमें आपका स्टार्ट कौन करेगा, तो अनायन करेगा। तो आपका जो चेन चल रहा है, मान लेते हैं कि एक एटम बी अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो मान लेते कोई अनायन अटैक करेगा, ए माइनस अटैक कर रहा है, या मान लेते डी माइनस अटैक किया इस पे, तो यहाँ ये अटैक किया यहाँ पे, तो ये बॉन्ड टूट के नेगेटिव कहाँ बनाएगा, तो नेगेटिव यहाँ बना देगा, और जो नेगेटिव यहाँ बना हुआ दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा, तो ऐसे चलते चला जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है इसको स्टॉप कौन करेगा, इसको स्टॉप करने के लिए वो चाहिए कैटायन। तो मान लेते इसका इस डी का कैटायनिक पार्ट ए था, इसका कैटायनिक पार्ट क्या था, ए था, इसका ए है, इसको स्टॉप करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा होता है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि आपका स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट किया है इसको लोन पे स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं अनानी भी तो लोन पे तो अनानी की तरह काम कर सकता है ना। तो कभी कभी मान लेते हैं कि लोन पे इसको स्टार्ट कर देगा, तो लोन पे का कोई काउंटर पार्ट तो नहीं है, लोन पे का तो मतलब इसका कोई पॉजिटिव पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट नहीं है, और पॉजिटिव पार्ट अब और आपके एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव होता ही नहीं है। आपके एटमॉस्फेयर में लोन पे में ओ है, बट आपके सराउंडिंग में आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका स्टार्ट कर दिया लोन पे, अगर स्टार्ट कर दिया इस प्रोसेस को, और आपके पास सिस्टम में कैटायन ही नहीं है, और हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी सराउंडिंग है, सराउंडिंग में कभी कैटायन होता नहीं है। ठीक है, तो कैटायन कैटायन का अवेलेबिलिटी होता ही नहीं है। तो उस केस में होता क्या है, उस केस में हुआ क्या है, इस पॉलीमर को रोकने के लिए कोई अपने पास अवेलेबल होता ही नहीं है, यानी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चलते चला जाएगा, क्योंकि कैटायन सिस्टम में है नहीं, और कैटायन नहीं, आपके पास सेलुलोज हो गया, वाटर वेपर, कहीं भी कैटायन होता नहीं है। ठीक है, अनायन होता है, कैटायन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोसेस रुकेगा नहीं, प्रोसेस चलता चला जाएगा, और प्रोसेस चलते कब तक जाएगा, जब तक आपका सारा मोनोमर खत्म नहीं हो जाए। जब तक मान लो सारा मोनोमर खत्म नहीं हो जाए तब तक चलेगा। और जब सारा मोनोमर खत्म हो जाएगा तो लास्ट वाले जो मोनोमर है उस पर चार्ज नेगेटिव बचा हुआ रहेगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए चार्ज पॉजिटिव था नहीं, यानी जो लास्ट जो मोनोमर होगा उस पर चार्ज नेगेटिव बचा हुआ रहेगा अभी भी। तो अगर आप मान लो फिर से मोनोमर ऐड करते हो ना, मान लो फिर से कोई मोनोमर ऐड कर दिया इसमें, तो फिर से पॉलीमराइजेशन अपने पास स्टार्ट हो जाएगा, फिर से पॉलीमर यहाँ पर अटैक कर लेगा, मतलब और नेगेटिव यहाँ पहुंचा देगा, नेगेटिव यहाँ पहुंचा देगा। मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टॉप, कैटायन है नहीं तो रुकेगा ही नहीं, वो चलते चला जाएगा। ठीक है, और फिर से तो मोनोमर ऐड कर तो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसको हम बोलते हैं अनानी पॉलीमराइजेशन को बोलते हैं हम लिविंग पॉलीमर। क्या बोलते हैं, लिविंग पॉलीमर। क्यों, क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल है। जब भी तुम मोनोमर डालोगे पॉलीमर बना देगा फटाफट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लिविंग पॉलीमर। क्या बोलते हैं, लिविंग पॉलीमर। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग यूज करते हैं फेविक्विक। फेविक्विक, तो फेविक्विक जब आप यूज करते हो तो मान लो फेविक्विक का पॉलीमराइजेशन पर स्टार्ट कैसे होता है, तो फेविक्विक में मोनोमर्स भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक का डब्बा है, तो फेविक्विक को ध्यान रखना, फेविक्विक का हम लोग प्लास्टिक का डब्बे होने से कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे बाहर लाते हैं तो तुरंत सॉलिडिफाई होता है, तुरंत सॉलिडिफाई होता है। इसलिए होता है कि बाहर में वर्किंग ऑफ फेविक्विक या कोई भी एडहेसिव, वर्किंग ऑफ फेविक्विक, ध्यान देना, उसमें मोनोमर्स बहुत सारे हैं।
और मोनोमर्स अलग अलग तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे तो उसको तुम लाते हो एयर में या फिर आपके स्किन में डालते हो, तो आपके एयर स्किन में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, और यहीं से पॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है। प्लास्टिक के कंटेनर में क्या होता है, प्लास्टिक के कंटेनर में क्या होता है, इथिन से बना होता है। इथिन में कहीं भी ओ एटम नहीं है, इथिन में कहीं भी ओ एटम नहीं है, तो प्लास्टिक में कहीं भी ओ एटम नहीं है, तो उसमें लोन पेयर कहीं नहीं है। इसलिए प्लास्टिक की बोतल में आपका जो होता है, आपका जो फेविक्विक है, उसमें कोई भी पॉलिमराइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, उसमें कोई भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको तुम एयर में डालते हो, तो वहाँ पे एयर हो गया, या मान लेते हैं कि आपके स्किन पे, या मान लो कहीं पे जूते पे चिपका रहे हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं ओ का एटम होगा, जिस पे लोन पे होगा, जो पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट कर देगा, और बहुत रैपिड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, आपका जो ज्वाइंट है वो चिपकता है, बहुत फास्ट चिपकता है। ठीक है, इसको तुम ऐसा सोच सकते हो। ठीक।